हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज जो हम आपको ऐसे लेवल से लेकर चलते हैं जो यूपीएससी तक, आईएएस पीसीएस लेवल जो है वो उस तक का भी ज्ञान आपको मिलेगा। सभी प्रकार के कंपटीशन एसएससी हुआ, इन सब की नॉलेज जो है आपको अच्छे से तैयार करनी है। ये प्राचीन इतिहास है जिसमें कम से कम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज से शुरू करते हैं। ये हमारी प्रथम वीडियो है। 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके पास भेजेंगे। आप इन्हें अच्छे से तैयार करते रहना। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, आओ चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 है लोथल। यानी कि यहाँ पर जो है हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब हर क्वेश्चन की जो है हम जो उसका आंसर है थोड़ी थोड़ी आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अब ये लोथल क्या है? गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। देखो कितने इंपॉर्टेंट जीके के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि खोज कब की गई थी, किसने खोज की थी। लोथल से बंदरगाह युगल समाधान, देखो बंदरगाह युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी पर अवस्थित है। देखो राजस्थान के कालीबंगन जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। वीवी लाल और वी के थापर के द्वारा की गई थी। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा जोते हुए खेल, बलि प्रथा, हवन कुंड, जोते हुए खेल, अलंकृत ईंटें, भूकंपन के प्रमाण इसमें मिलते हैं। द्वारिका का संबंध भी इसी से ही है। द्वारिका का संबंध जो है श्री कृष्ण विष्णु अवतार वो भी यहीं से मिले, प्रमाण मिलते हैं। अरिकामेडुस से रोमन बस्ती का प्रमाण मिलता है। भारत और रोम से व्यापार का प्रमाण भी मिलता है। ये सभी जो है ये सब व्यापार जो है भारत के पक्ष में थे, यानी कि भारत के को अधिक जानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? अब हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए जो प्रयोग किया गया था वो मुख्य रूप से पदार्थ था टेरिकोटा। टेरिकोटा क्या पदार्थ है इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी लीजिए। देखो ये है टेरिकोटा। टेरिकोटा का प्रयोग एक द्रव्य है जिसका प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में करते थे। टेरिकोटा एक बहुत मुख्य पदार्थ हुआ हड़प्पा कालीन सभ्यता का। टेरिकोटा क्या है? मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं को कहा जाता है। यानी कि टेरिकोटा जो है मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों को कहा जाता है टेरिकोटा। कांस्य में 9:1 में तांबा टीन का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे का ज्ञान भी हड़प्पा वासियों को था, जबकि मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे? सेल खड़ी का किया गया था, जिसमें मोहरे बेलनाकार मोहरे, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार सब प्रकार की मोहरें शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपका, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है वो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब इसके बारे में भी सुनिए आप, बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ 1720 ईस्वी को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन एक ब्राह्मण थे। चित्पावन का मतलब है शुद्ध चित्त वाले, जिनका मन साफ सुथरा हो। 1708 ईस्वी में साहूजी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता यानी कि सेना का सेनापति बनाया था। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया था।
पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, को मराठा और अब्दाली अफगान के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई। तो इस तरीके से ये थे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, सांची क्यों विख्यात है? तो देखो सांची जो है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, ये भी है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुफा चित्रकारी अशोक के शिलालेख, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और चित्रकारी की तो कमाल ही है, इसलिए सांची जो है वो प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में भी आप विस्तार से जानिए। सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सांची जो है सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने इसका निर्माण कराया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, यानी कि कौन से जिले में? रायसेन जिला में स्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अमरावती स्तूप का संबंध सुगवंश, यानी कि अमरावती स्तूप का संबंध जो है, देखो ध्यान रखो, सुगवंश से है। स्तूप जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उन्हें स्तूप बोलते हैं। चैत्य पूजागृह बौद्ध धर्म का ही अंश है, चैत्य पूजागृह भी। मठ कहाँ है? जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी वर्ष के महीनों में निवास करते थे उन्हें बोलते हैं मठ, यानी कि मठ वो स्थान है जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी जो है वर्ष के महीनों में निवास करते थे, निवास करके ईश्वर की पूजा प्रार्थना किया करते थे। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब इसके बारे में जानिए। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 एडी इसका राज्य था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी थी। पल्लव वंश के नरसिंहम ने। भारत में 4 चालुक्य वंशों की शाखा थी। वातापी के चालुक्य के संस्थापक जयसिंह थे, जिनकी राजधानी वातापी थी। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप सेकंड थे, राजधानी इनकी मान्यखीट थी। अहिल्यावाड़ के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कैसे हुई? कब हुई? नहीं, यानी कि कहाँ पर हुई थी, स्थान का नाम पूछा तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बेबीलोन में हुई थी। कैसे हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये आप पढ़िए ध्यान से। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर मान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 323 कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। मालवा जनजाति से युद्ध लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, फिलिप का पुत्र था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। निकेटर का मतलब होता है, देखो निकेटर का अर्थ होता है विजेता, विश्व विजेता बोलते हैं। नौ सेनापति निजाकस। सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र में शासक पोरस को हाई स्पेसी युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। विक्रमादित्य अपने समय के एक बहुत न्यायप्रिय सत्यशील राजा थे, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इनका शासन जो है 375 से 414 ईस्वी में था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपका, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था
तांबे धातु का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। तांबा जो है गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार धातु है। गुलाबी रंग और लाल रंग की चमकदार धातु है। यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक भी है। याद रखना कि तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग जो है कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है। भारत में तांबे का प्रयोग काफी लंबे समय से किया जाता रहा है। वैदिक काल में इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। झारखंड राज्य का सिंहभूमि जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहीं से उड़ीसा राज्य तक लगभग 140, ध्यान रखना 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में तांबा मिलता है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा क्षेत्र सिंधु घाटी के सभ्यता काल से ही, देखो राजस्थान का जो खेतड़ी स्थान वो सिंधु घाटी के सभ्यता काल से है, प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज ये संबंधित थे ऑप्शन ए कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज कौन है, क्या है, इसके बारे में आप जानिए। देखो ये है इसकी व्याख्या। कृष्णदेव राय जो है 1509 से 1529 ईस्वी में तुलु, ध्यान रखना किस वंश के थे? तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था। अनुज का मतलब भाई था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य और शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जिसे माना जाता है, यानी कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। देखो यह अष्टदिग्गज, उनके दरबार में जो 8 महान कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं। अतः उन्हें आंध्र भोज, पूरा नाम था आंध्र भोज कहकर भी पुकारा जाता था। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलसानी पेदन को तेलुगु कविता का पितामह किसे कहते हैं? अलसानी को कहा, जिसे ये उपाधि प्रदान की गई थी। उसकी मुख्य कृति है सवारोचित संभव, ये उनकी मुख्य कृति है। मनुचरित्र और हरि कथा सार, ये उनकी मुख्य कृति है अलसानी की। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अभी बौद्ध संगीति क्या है इसके बारे में आप जानिए। ये दिया हुआ है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का तात्पर्य उस संगोष्ठी, संगीति का मतलब है संगोष्ठी या सम्मेलन बोलते हैं इसको, संगोष्ठी सम्मेलन या महासभा से बोलते हैं बौद्ध संगीति। देखो जिसका नाम क्या है, संगोष्ठी बोलते हैं, सम्मेलन भी कहते हैं, सब महासभा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उपदेशों को संग्रहित यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति थी। उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगीतियों को प्राय धम्म संगीति जिसे बोलते हैं, धर्म संगीति, धर्म की सभा कहा जाता था। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना, यानी कि जहाँ पर एक साथ कोई भजन या कोई कीर्तन गाया जाती थी, या जहाँ पर साथ साथ सभी के विचार चलते थे। इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति 249 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। ये था प्रश्न, देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जिसे अंतिम बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, तो ये कहाँ हुई? कश्मीर में हुई थी। कायजन कुषाण, इसका जन्म जो है कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुआ था। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन, देखो कहाँ से हुई थी? कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र।
नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपका, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो कौन सी है? मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखो स्मृति सभी हैं लेकिन सबसे प्राचीन जो है वो मनुस्मृति है। इसके बारे में भी जानिए। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता प्रचलन मनुस्मृति का है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों, सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी पर परामर्श दिया गया है। देखो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किस किस क्या क्या कार्य किए गए हैं, ये सभी कार्य इसमें मनुस्मृति में दिए गए हैं, जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने संभव है, ये भी इसमें बताया गया है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेदों पर आधारित है मनुस्मृति, जिसके अंतर्गत ये सभी कार्य हैं, भांति भांति के विवादों को निपटाना, राजा के कर्तव्य, राज व्यवस्था, प्रबंध करना, सेना का प्रबंध करना, कैसे कैसे सब कार्य जो है मनुस्मृति में समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं थी? ये थी डी, क्रीट की सभ्यता। इसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, क्या है क्रीट की सभ्यता, इसके बारे में जानिए। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। यानी कि जो की पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई क्रीट की सभ्यता बोलते हैं, जो ईंट पत्थरों से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपके पास, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? ऑप्शन नंबर सी है चौसा का युद्ध। यानी कि शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। अब चौसा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं और शेरखान के शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा का यह महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं और अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया था। हुमायूं की इसमें हार हुई थी। युद्ध में मुगल सेना की काफी तबाही हुई और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? देखो क्या क्या कारण थे, अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ होना, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही बैठता है। इसमें 3 और 4, यानी कि 3 का मतलब है गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन में सुलभता, यानी कि नदियों से यातायात होता था तो इसमें आने जाने में आसानी थी। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी, हाथी के द्वारा जो है व्यापार करते थे। अब इसके बारे में और जानकारी लीजिए। देखो मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण तथा हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। गंगा तथा इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, यानी कि नदियों में से नाव के द्वारा आवागमन में कोई खर्चा नहीं आता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपके पास, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। दूसरा है जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा है कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सिद्धांत किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। यानी कि जितने ऊपर सिद्धांत दिए हुए हैं ये सभी जैन धर्म से संबंधित हैं।
क्या? कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर इस चक्र से आपको छुटकारा पाना है तो ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति आपको अवश्य करनी है। तो ये सब सिद्धांत लागू होते हैं आपके जैन धर्म पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए आप। जैन धर्म से संबंधित है। इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अहिंसा ही धर्म का केंद्र बिंदु है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, जो संसार के त्याग से संभव है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन भिक्षु भिक्षुणी 5 व्रतों पर विश्वास करते हैं। 5 व्रत कौन कौन से हैं? हत्या न करना, देखो पहला व्रत करते हैं हत्या न करना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा झूठ न बोलना, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा है धन संग्रह न करना। ये मुख्य 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, जिनके ऊपर जो है बौद्ध और भिक्षु और भिक्षुणी बनते हैं। वे बनने के बाद इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? तो ये प्रदान की थी सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक और वित्तीय मुक्ति प्रदान की थी सम्राट अशोक ने। इसके बारे में जानिए। इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म के सबल प्रमाण उसके विलेख, अपने राज्याभिषेक के संबंध, लघु शिलालेख। अशोक ने अपने बुद्ध शाक्य, छोटे छोटे शिलालेखों को उसने क्या कहा? बुद्ध शाक्य कहा है। साथ ही यह भी कहा कि वह 2.5 वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में वह निगाली सागर गया और कौन गमन बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना किया। दीप वंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति भी बुलाई। देखो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है, तृतीय बौद्ध संगीति किसने बुलाई? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आंसर नंबर सी, यानी कि सी कालीबंगन से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियों, अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत और आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपका, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? आंसर इसका डी, मानववाद। यानी कि उसको जो है व्यक्तिवाद, सुखवाद, रोमांसवाद नहीं बल्कि मानववाद से जाना गया है। मानववाद क्या है? देखिए मानववाद क्या है। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को, यानी कि प्राचीन अध्ययन में जो रुचि थी उसे ही मानववाद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपके पास, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कृषि, यव, व्रीहि, कपास। तो ऋग्वेद में जो है ऑप्शन नंबर डी है, कपास का उल्लेख नहीं मिलता, बाकी कृषि का, यव का और व्रीहि इन सब को उल्लेख मिलता है। अब देखिए इसके बारे में, कपास जो है भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। भारत में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। यानी कि हड़प्पा निवासी जो है सर्वप्रथम माने जाते थे कपास उत्पादन में। कपास उनके प्रमुख उत्पादनों में से एक था। भारत से 327 ईस्वी पूर्व के लगभग यूनान में इस पौधे का प्रचार हुआ था। यह भी उल्लेख है कि भारत से ही यह पौधा चीन और विश्व के अन्य देशों को ले जाया गया था, यानी कि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 150 लाख मीट्रिक टन कपास पैदा होता था। कहाँ कहाँ पैदा होता था?
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, मिस्र, सूडान आदि कपास के प्रमुख उत्पादक देश थे प्राचीन काल में। नेक्स्ट प्रश्न चलता है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? देखो ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था ये प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का। अब इसके बारे में जानिए। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद और सांख्य दर्शन से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे, यानी कि ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। युआन चवांग ने लिखा था कि नालंदा के एक सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे, 503 विषयों में पारंगत थे और 20-50 विषयों में पारंगत थे। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। देखो शीलभद्र यानी कि सभी विषयों पर समान गति किसकी थी? नाम आता है शीलभद्र। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध संगीत का यानी कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो कुवांसी नामक गांव जो है यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब ये कहाँ क्या अवशेष मिले इसके बारे में जानिए। प्राचीन और ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5,000 वर्ष पहले हो चुका था। कहा जाता है कि ईस्वी पूर्व 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूद गुजरात की नींव डाली थी। देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, किसने डाली थी? हड़प्पा वासियों ने। गुजरात ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल हुआ था। कुवांसी नाम का गांव जो गुजरात के मोरवी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 4,000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह है कुवांसी गांव। नेक्स्ट प्रश्न चलता है, अशोक की ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो उसकी लिपि थी सबसे पहले उसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इन्होंने सबसे पहले उसके अभिलेखों को पढ़ा था और बताया था क्या क्या इसके बारे में देखिए। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मीक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में निम्न के संदेशों को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखो अब इसे उसके जो सम्राट अशोक के अभिलेख थे सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मौर्य काल की शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धम्म क्या क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक का धम्म व्यावहारिक फल मूलक अर्थात फल को दृष्टि में रखने वाला और अत्यधिक मानवीय था। उसका धर्म जो था वो संपूर्ण मानव जाति के लिए था, अत्यंत फल देने वाला था। तो ये थे सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में जिसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने वो दिए श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के
गोंडा बहराइच जिले की सीमा पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है। गोंडा बलरामपुर से 12 मील पश्चिम में आधुनिक सहेत महेत और गांव ही श्रावस्ती है। पहले यह कौशल देश की दूसरी राजधानी हुआ करती। देखो, कौशल देश की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह है नाम श्रावस्ती। देखो कितना ऐतिहासिक हिसाब से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि भगवान राम के पुत्र लव ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था श्रावस्ती को। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान है। तथागत श्रावस्ती में रह रहे यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया था। आजकल यहाँ बौद्ध धर्मशाला मठ और मंदिर हैं। देखो श्रावस्ती बड़ा ही ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण नगर है। किसकी राजधानी थी? भगवान राम के पुत्र लव की राजधानी थी। तो ये इसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो था जयचंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब क्यों किया, कैसे किया, अब देखो इसके बारे में और जानकारी लीजिए। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण उससे ईर्ष्या करता था। देखो ये तो बहुत बड़ी एक मानव प्रवृत्ति है, दूसरे की खुशियों को देख करके जलना। वह उसका विदेशी हो गया, विदेशी यानी कि दुश्मनी करता था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयाँ कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसने कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा। जयचंद के साथ होने वाले संघर्ष में भी उसके बहुत से वीरों को हानि हुई। यानी कि जयचंद था इसकी मौसी का लड़का था, जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। यानी कि एक किस्म से मुगलों की नींव हमेशा डली थी। तो देखो इससे एक साबित होता है कि आपसी फूट यानी कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा दूसरा जरूर उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो वो स्थान है लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके बारे में जानिए। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, कहाँ से? भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई 1954 से 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे, और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निकास द्वार था। दक्षिण में था इसका एक निकास द्वार। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ से अन्य अवशेषों में चावल, फारस की, मौर्य और घोड़ों की लघु मण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये था प्राचीन इतिहास की 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला में हमारी पहली वीडियो, जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चनों की वीडियो हम आपके पास भेजेंगे। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें, तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।